So let us start our new poem, The Laburnum Top by Ted Hughes. लेबरनम टॉप नाम की जो यह कविता जो टेड ह्यूजेस जी द्वारा लिखी गई है, जो आपके सामने यहाँ पर अभी पेश की जा रही है, आपके सिलेबस में लाई गई है, इसके कुछ कॉन्टेक्स्ट के बारे में, इस कविता को की शुरुआत के पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कि टेड ह्यूजेस जी जो वास्तव में पशु और पक्षियों से संबंधित छोटी छोटी कविताएं लिखने के लिए बड़े ही प्रसिद्ध माने जाते थे, और उन्होंने इस कविता में एक लेबरनम ट्री और एक गोल्ड फिंच पक्षी के बीच के अनूठे संबंध को दर्शाने का प्रयास किया है। यहाँ पर लेबरनम जो ट्री है उस पर गोल्ड फिंच ने अपने घोंसले बनाए हुए हैं जिसमें उनके बच्चे हैं, और वह उन्हें दाना खिलाने आती है, दाना खिलाती है और खिलाकर फिर से चली जाती है। इस पूरी घटना को उन्होंने जो पोएम्स की लाइंस में कन्वर्ट किया है वो बड़ा ही अनोखा और शानदार है। आप उसे सुनिए, समझिए और उसका आनंद लीजिए। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट, स्टिल। लेबरनम टॉप, लेबरनम ट्री का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, टॉप जो उसका सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, कवि बताते हैं वह शांत है, क्वाइट स्टिल, एकदम स्तब्ध है। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, a few leaves yellowing, all its seeds fallen। यह ऑटम सीजन है, सितंबर का महीना है, और सितंबर का महीना चूंकि ये कॉन्टेक्स्ट जो है वो यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट है, तो उस वक्त वहाँ ठंड की शुरुआत हो रही होती है, धूप गुनगुनी होती है, पेड़ अपने पत्ते गिरा रहे होते हैं, सारे बीज गिर रहे होते हैं। उस परिदृश्य को यहाँ पर टेड ह्यूजेस जी ने अपनी पंक्तियों में रखा है कि लेबरनम ट्री जो है वह बड़ा ही शांत स्तब्ध सा खड़ा है। दोपहर का वक्त है, सितंबर का महीना है, और धूप, पीली पीली सी धूप खिली हुई है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, पेड़ के पत्ते पीलापन लिए हुए हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और उसके सारे जो बीज हैं वह गिर चुके हैं। यहाँ पर आप उनकी पोइटिक स्टाइल के पीछे, अगर आप उनके सिंबल्स के पीछे अगर जाएंगे तो आपको और आनंद आएगा। पहले मैं पोइटिक डिवाइसेस के बारे में बता दूं। यहाँ पर उन्होंने पहला तो एल्यूट्रेशन का इस्तेमाल किया है, सेप्टेम्बर सनलाइट, द रिपीटेशन ऑफ अस। और आप यहाँ पर येलो एंड येलोइंग में आप ध्यान देंगे, धूप का पीलापन, पेड़ के पत्तों का पीलापन, सभी को उन्होंने एक रंग में बांधा है। और अब उसके बाद मैं इसके पीछे उनके सिंबलाइजेशन को आपको बताऊं, यह मृत्यु का द्योतक है। वह बताना चाह रहे हैं कि पेड़ इतना शांत है, पीला पड़ा हुआ है, जैसे इंसान अपने अंतिम समय में अपनी रंगत खो देता है और शांत निढाल सा पड़ा रहता है। और अब वह अपनी पंक्तियों को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं, टिल द गोल्ड फिंच कम्स विथ अ ट्विचिंग चेयर, अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड। और उस लेबरनम ट्री की यह स्थिति तब तक रहती है जब तक कि वह गोल्ड फिंच पक्षी आ नहीं जाती। टिल द गोल्ड फिंच कम्स, जैसे ही वह गोल्ड फिंच पक्षी आती है, और उसके आने के तरीके को जिस तरीके से उन्होंने पंक्ति बांधा है, विथ अ ट्विचिंग चेयर, फुदक कर धीरे से, ट्विचिंग चहचहाते हुए, चर्प हल्का सा, अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट ब्रांच, और उसके आने की यह जो आहट है वह उसके बच्चों को, अब गोल्ड फिंच के जो बच्चे जो उसके घोंसले में है उन्हें वह मिल चुकी है, और एक स्टार्टलमेंट, एक उस गोल्ड फिंच में एक सडननेस, कितनी जल्दी मैं अपने बच्चों तक पहुंच जाऊं, उसके पहुंचने की हड़बड़ाहट, उस ब्रांच एंड में, उस शाखा के अंत में जहां पर वह गोल्ड फिंच पक्षी बैठी हुई है, और वही शाखा के एंड जहां पर वह घोंसले बने हुए हैं, दोनों ही तरफ यह हड़बड़ाहट सी अब देखने को मिलती है, जिससे एक कौतूहल सा मच चुका है। देन
sleek as a lizard and alert and abrupt. She enters the thickness, and a machine starts up of strings, and a tremor of wings and trillings. The whole tree trembles and thrills. Then और फिर उसके बाद आप इसको आप सुनकर देखकर थोड़ा एहसास करने का प्रयास कीजिएगा। देन स्लीक एज लिजार्ड, छिपकली की तरह धीरे धीरे एंड अलर्ट, सतर्क एंड एब्रप्ट, तेजी से, जैसे छिपकली अचानक घुस जाती है ना, उसी तरीके से सी इंटर्स द थिकनेस, वह उस झाड़ियों के बीच जहां पे घोंसला बना हुआ है वहां फट से घुस जाती है। यहां पे आप देखिएगा गोल्ड फिंच पक्षी ऐसा क्यों कर रही है। वह वहां पर मौजूद आसपास में जो शिकारी होते हैं, सांप, बाज, चील, जो उसके अंडों को हो सकता है नुकसान पहुंचा दे, उसके चूजों को, उसके बच्चों को नुकसान पहुंचा दे, वह उनको यह प्रदर्शित करना चाहती है कि कोई देख ना सके। वो आती है, बैठती है, अपने चारों तरफ का जायजा लेती है और फट से वह उस झाड़ी के अंदर घुस जाती है। यहां पर आप स्लीक एज लिजार्ड, फिर एक पोएटिक डिवाइस जो टेड ह्यूजेस जी के द्वारा बताया यहां पर दिया गया है, यहां पर सिमाइल का इस्तेमाल किया गया। स्लीक एज लिजार्ड, जब हम एज या लाइक के साथ हम किसी की तुलना करते हैं, जैसे जिसे हम हिंदी में अलंकार में उपमा कहते हैं, यहां पर स्लीक एज लिजार्ड, छिपकली की तरह चतुर, चालाक, तेज, वह झाड़ियों के बीच घुस गई। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ ट्विटरिंग्स एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स। और जैसे ही वो अंदर जाती है, उन बच्चों को, जो मशीन रूपी बच्चे हैं, यहाँ पर बच्चों को मशीन की संज्ञा दी गई है, उनकी ट्यूटरिंग, जैसे मशीन जैसे ही चालू होती है तो एक आवाज आना शुरू होती है, यहाँ पे उन मशीनों की, उन बच्चों की ट्यूटरिंग, चहचहाहट शुरू हो जाती है। एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स, और उनके पंखों के फड़फड़ाने की जो कंपन है वह वहां पर महसूस होना शुरू हो जाती है। एंड ट्रिलिंग्स, यहाँ पे भी उनके चहचहाहट को शब्दों में ढालने का यहाँ पर टेड ह्यूजेस ने प्रयास किया हुआ है, उनकी चहचहाहट। और इन सब चीजों से क्या हो रहा है, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा का पूरा जो पेड़ है, जो लेबरनम ट्री है, वह ट्रेम्बल्स, हिल गया है और रोमांचित हो चुका है। अब यहां पर फिर आप टेड ह्यूजेस जी की कल्पनाओं की खूबसूरती को देखेंगे। एक मेटाफर का उन्होंने इस्तेमाल किया, अ मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ ट्यूटरिंग। उन्होंने यहां पर रूपक अलंकार, जिसे हम मेटाफर कहते हैं, बच्चों को मशीन की का रूप देकर प्रदर्शित करने का प्रयास यहां पर टेड ह्यूजेस जी ने किया हुआ है। और दूसरा सिंबोलाइजेशन आप देखिएगा, जो पेड़ मृत प्राय सा खड़ा था, अब उस गोल्ड फिंच पक्षी के आने से, उनके बच्चों की चकचहाहट से, उनके पंखों की फड़फड़ाहट से, अब वह जीवंत सा हो गया है, उसमें रोमांच भर चुका है। और आगे कहते हैं, इट इज द इंजन ऑफ अवर फैमिली, इट इज द इंजन ऑफ अवर फैमिली, यह है अपने परिवार की इंजन। जैसे इंजन के आते ही मशीन चालू हो जाती है, वैसे ही इन बच्चों में अब एक ऊर्जा आ चुकी है। और इंजन का काम क्या है, मशीन तक के ईंधन पहुंचाना। और वह वहां करने क्या आई है, वह उन बच्चों को जो भी उनके खाने पीने की व्यवस्था होगी वह लेकर आई है, और वह उनको वहां पर देने के लिए आई हुई है। और इसीलिए वह अपने परिवार की इंजन, मुखिया बनकर उनके लालन पालन को दर्शाने का प्रयास किया गया है। इंजन ऑफ अवर फैमिली, इट्स ऑल्सो अ मेटाफर यूज्ड बाय टेड ह्यूजेस। यहां पर उन्होंने गोल्ड फिंच को इंजन की का रूपक दिया हुआ है, मेटाफराइज किया हुआ है। और वह वहां पे उनको आती है, उनको फिर से रिफ्यूल करती है, उनकी व्यवस्था करती है, और उसके बाद स्टोक्स इट फुल, स्टोक्स, रिफ्यूलिंग कर दिया गया है। यहाँ पर उन्हें खिला पिला दिया गया, उन्हें पूरी तरीके से संतुष्ट कर दिया। देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांचिंग, और उसके बाद तत्काल फ्लड्स आउट, तुरंत वह ब्रांचेज, शाखा के अंतिम छोर की तरफ फिर से चली जाती है। शोइंग हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मार्क,
द टॉप ऑफ ब्रिलियंसी, showing her barred face identity mask। थोड़ा आप यहां पर देखिएगा, ये गोल्ड फिंच पक्षी है। हल्का पीला काला धारी लिए हुए, पेड़ के पत्ते पीले हैं, और इसी को यहां पर प्रदर्शित करने का प्रयास किया है वह शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। वह उन पेड़ के रंगों को अपने रंगों में छुपाते हुए अपने आप को, और बार्ड जो परछाई उस उन पेड़ के बीच से छनकर उस चिड़िया पर पड़ रही, जो उसके अंदर धारी बना रही है, वह उसे एक मास्क दे रही है, उसे छुपाने का प्रयास कर रही है। उस पक्षी की वहां पे की उपस्थिति को वह छुपाने का प्रयास कर रही है। पेड़ उसे छुपाने पर मदद कर रहा है। और यहां पर उन्होंने पोएटिक डिवाइस ट्रांसफर्ड एपिथेट का इस्तेमाल किया हुआ है, जहां जो बार्ड एडजेक्टिव है, माफ कीजिएगा एडवर्ब है, वह फेस आइडेंटिटी के नाउन को कवर करने का प्रयास कर रहे, उसे बता रहा है कि वह धारी उसे एक मास्क बना रही है, उसे एक छुपाने की व्यवस्था बना रही है। और जबकि यहाँ पर वास्तव में उस पेड़ के ओट पे वह पक्षी जो गोल्डफिंच है वह अपने आप को छुपाने का प्रयास कर रही है, ताकि किसी को यह बात पता ना चले कि वह यहाँ आई थी या यहाँ पे उसका कोई घोंसला वगैरह है। देन विथ एवरी डेलिकेट whistle chirp whisperings, she launches away towards the infinite। Then with airy delicate whistle chirps whispering, उस पक्षी के वापस लौटने के जो तरीके और उसके वह जो पक्षी दिखाना चाहती है उसे शब्दों में ढालने का यहाँ पर टेड ह्यूजेस ने प्रयास किया है। देन विथ एरी डेलिकेट विसल चर्प विस्क्रिंग, एक इस प्रकार के भयानक और अजीब आवाज को निकालते हुए विसल चर्प, चहचहाट करते वह वहां से निकल रही है। शी लॉन्चेस अवे, मतलब जैसे वो आसपास के लोगों को यह बताना चाहती है कि वह कुछ देर के लिए आई थी, यहाँ पे उसने कुछ किया नहीं है, और वो जारी, मतलब अपने जाने का वह पूरी तरीके से ढोल पीट रही है टूवर्ड्स द इनफाइनाइट, और वह फिर से इनफाइनाइट मतलब अनंत आकाश की तरफ उड़ जाती है। एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और अंतिम लाइनों में फिर से यहाँ पर कवि ने लेबनम ट्री और गोल्डफिंच के बीच के संबंधों का पटाक्षेप किया है यहाँ पर, कि जैसे ही वह गोल्डफिंच वहां से उड़ जाती है, वह लेबनम ट्री जो है वह फिर से अकेला खाली सा वहां पर खड़ा हुआ है। So that is all with your poem, The Lebanon Top. Thank you.